आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। साथियों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सीडीपी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीडीपी के टॉप क्वेश्चन जो कि आपको हर एक बार यानी देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। देखिए, कभी ये पूछा जा सकता है कि स्वस्थ होने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, यानी स्वस्थ होने का, और इसमें पूछा जा रहा है अस्वस्थ होने का क्या कारण है, यानी उनकी मानसिक स्थिति जो है कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, इसका क्या कारण है। क्या परिवार का वातावरण? सही बात है, परिवार का भी वातावरण इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ कक्षा का वातावरण भी होता है, और पास पड़ोस यानी जहां आप रहते हैं ना वहां का वातावरण। तो इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि परिवार का वातावरण भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, साथ साथ कक्षा का वातावरण भी, कि आपका दोस्त कैसा है, आपके टीचर जो है, यहाँ का माहौल कैसा है, इसके साथ साथ पास पड़ोस आप जहाँ रहते हैं इसका वातावरण, यानी सभी जो है इस प्रकार कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी यानी ए बी सी जो है आपका सभी क्या करता है, उत्पन्न करता है मानसिक स्वास्थ्य को। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है देखिए, ये जीन पियाजे महोदय हैं, जी हैं, जिनसे कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया हो। यानी हो ही नहीं सकता है कि सीटेट का पेपर हो अगर जीन पियाजे न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है पियाजे महोदय के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर क्या है। तो समझ में अगर न आए, देखिए एक बात और बता देता हूँ, परीक्षा में समय बचाने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसे नहीं पूरे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन और डैश 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 करके आपको लंबा दे सकता है, ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक ना। सिर्फ समझ में आया क्या पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त में क्या रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या हुआ, दिया हुआ है उम्र सीमा की बात कर रहा है। तो मूर्त में क्या होता है, मूर्त किसने नंबर पे आता है, यानी यह 7 से 11 यानी तीसरा जो स्टेज है हमारा, यह हमारा आता है। तो समय बचाने का तरीका भी है, देखिए घटित होता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन अब आने लगा है। ऑनलाइन पेपर में क्या किया गया है, आपको लंबा चौड़ा 4 लाइन 5 लाइन का होगा, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ देखना है मूर्त और ऑप्शन को पहले देख लेना है, ये पूछा क्या जा रहा है, ठीक ना। बनाने का तरीका है, उम्र की बात हो रही है, चलो मूर्त की बात कर रही है उसमें भी चलो, तो क्या होगा, मूर्त में इसकी उम्र सीमा कितनी होती है, 7 से 11। तो आप ऐसे जो हैं, देखिए पढ़ाई तो करते हैं लेकिन स्मार्ट रूप से आप कैसे क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन दिए, ठीक, ऐसे आपको बनाना है, ठीक। तो जीन पियाजे महोदय जी हैं, बता देना चाहता हूं, उनकी फर्स्ट स्टेज आपका ये हुआ, जिसमें आता है इंद्रिया जनित गामक अवस्था। क्या आता है फर्स्ट में, इंद्रिया जनित गामक अवस्था। दूसरा में आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा में आता है मूर्त, और चौथा में आता है आपका अमूर्त, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होते हैं। तो हमारा यह फर्स्ट में क्या आता है, हमारा इंद्रिया जनित, दूसरा हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा आता है हमारा मूर्त, और चौथा हमारा आता है अमूर्त। इस प्रकार उनकी अवस्थाएं हैं और एज है जहां से आपको सीटेट जो है ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो ठीक ना, क्यों ना ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया जाए, जहां से अगर प्रश्न अगर पूछा तो क्या हो, गलती होने की संभावना कम हो। उसके बाद है, कहता है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे, क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होती थी तो आप कलम से टिक लगा लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में कैसे आप कलम को ऐसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान जरूर देना है कि नहीं है या है, क्योंकि इनसे भी 4 से 5 नंबर अगर आप देखेंगे तो गलती हो जाता है। प्रतिभाशाली होने का ये पूछा जा रहा आपसे संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, ये तो होता है। देखिए इसके बाद है दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे का ऐसा नहीं होता है कि दूसरों के साथ लड़ना, झगड़ना, पीटना, मारना, पीटना, ये हमारा नहीं होता है, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये मतलब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनके विचार में सृजनात्मकता होती है, अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है और कौतूहल की भावना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वे दूसरे से झगड़ा मार काट ऐसे करते, झगड़ा पीटते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक ना। कुछ होते हैं, मतलब उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप मतलब एज ए टीचर के नाते आपको बनाना है सवाल को। तो कहता है दूसरे के साथ झगड़ा करना, मारना, पीटना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यानी क्या है, तो कभी किसी बच्चे को झगड़ा करना या मारना पीटना आप एक टीचर हैं तो नहीं सिखाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, इसमें कहता है खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। यानी बच्चों को जब आप खेल में ले जाते हैं, खेल के मैदान में ले जाते हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट होता है। क्या बच्चों में शारीरिक विकास होती है, हाँ सही बात है, बच्चों में शारीरिक विकास होती है। क्या बच्चों में मानसिक विकास होती है, हाँ बच्चों में मानसिक विकास होती है।
क्या खेल से बच्चों में सामाजिक विकास बेहतर होता है? हाँ होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी, उपयुक्त मतलब ऊपर में जो 3 ABC है, तो क्या ये सही है? हाँ साथियों, ये शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे जाएंगे जो कि आपका यह करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है विकास प्रारंभ होता है यानी डेवलपमेंट कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में या शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में? तो साथियों बता दो कि हमारा विकास जो होता है यह माँ के गर्भ से ही क्या हो जाता है, हमारा यह स्टार्टिंग हो जाता है, यानी कहने का मतलब है यह विकास जो हमारा यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो आप याद रखिए कि विकास की प्रक्रिया होती है जो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। किस अवस्था में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? क्या किशोरावस्था के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो साथियों आपको बता दूं यह हमारा किशोरावस्था के दौरान होता है, यानी सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण की भावना हमारा क्या होता है, यह हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं तो आपके कक्षा में बच्चा जो है ये देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? क्या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे या फिर उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? देखिए ऑप्शन छांटने का तरीका बता देता हूँ। कारण देखिए कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो गलत बात है, ध्यान तो देना चाहिए। उसे दंड देंगे, गलत बात है, क्या उसे दंड पहले, ठीक ना। उसके कहता है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। अगर आप टीचर हैं, आपके बच्चे क्लास में बच्चे देर से आते हैं तो अभिभावक को बाद में सूचित करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, आपको कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चे लेट क्यों आए। हो सकता है कि उन्हें तबीयत तो खराब नहीं है, क्या उनकी माँ बीमार तो नहीं है जिससे वो खाना बनने में लेट हुआ है, क्या उनके घर में तो कोई बीमार नहीं है ना। तो सबसे पहले कारण जानने की चेष्टा करेंगे। जब कारण पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, तो फिर उन्हें हमारा निदान करने की, जब ये कारण पता चल जाएगा तो बच्चों से कहेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उसे क्या करेंगे, दूर करने की कृपा करेंगे। साथियों इस प्रकार आप इस जो हमारा यह सीरीज से जुड़े हुए हैं, सीडीपी के चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो साथियों आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात बता देता हूं साथियों, अगर आप सीडीपी में चाहते हैं 30 आउट ऑफ 30 लाए तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिसका है एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए, यानी एक शिक्षक का सबसे बेस्ट जो है क्वालिटी जो है गुण हमारा क्या होना चाहिए। पहला कहता है अध्यापक के प्रति हमारा है पूर्ण हमारा क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। साथ ही अध्यापक के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, या हमारा उसके प्रति क्या उच्च विचार होना चाहिए, या उसके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की भावना होना चाहिए। तो एक शिक्षक के नज़र में दृष्टि से आप सबसे बेहतर जो है ये ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी क्या होगा, शिक्षक जो होती है ना, यानी उनके ऊपर जो है ये पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। तो ये पूर्ण समर्पण की भावना एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होना चाहिए, यानी बच्चों जैसा चाहते हैं वह उनके अनुसार पढ़ाना लिखाना। उनके साथ बच्चे अगर खेलने का भी उनके पास रुचि नहीं है तो बाद में या फिर उसे गार्डन में ले जाकर क्या बच्चों को शिक्षा देना। यानी क्या होता है, एक कहते हैं ना शिक्षक जो होते हैं ना, मतलब माता पिता के बाद अगर कोई स्थान लेता है तो वह शिक्षक होते हैं। तो एक शिक्षक को एक माता पिता का क्या किया गया है, वरदान रूप में माना गया है कि जैसे माँ पापा करते हैं वैसे एक शिक्षक भी करते हैं। तो श्रेष्ठतम गुण कौन होगा, माँ पापा के बाद यानी मम्मी पापा के बाद कौन होंगे, आपका अध्यापक। तो इसका क्या होना चाहिए, पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहता है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है। कहता है छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर, पहले किस चीज़ की बात कर रही है, नियम बताकर, उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है छात्रों को सबसे पहले क्या बताया जाता है, किसी चीज़ का रूल बताया जाता है, सामान्य नियम बताया जाता है, ठीक ना, फॉर्मूला बताया जाता है। उसके बाद क्या उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या इसे निगमन विधि कहते हैं,
क्या संश्लेषण से विश्लेषण विधि कहते हैं, या अनुभव से तर्क विधि कहते हैं, या आगमन विधि कहते हैं। तो साथियों इसमें क्या कहता है, देखिए क्या होता है, सामान्य नियम से जब हमारा उदाहरण की ओर होता है तो हमारा यह क्या कहलाता है, हमारा यह निगमन विधि कहलाता है। यानी पहले क्या, पहले फॉर्मूला फिर उसका उदाहरण, ठीक ना। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, बाद में यानी सबसे पहले आसान, ठीक ना, क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे उदाहरण देकर फिर क्या उसको रूल अपनाते हैं। यह आपका किसमें होता है, यह आपका आगमन विधि में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, पहले नियम बताता है और बाद में उसको उदाहरण देकर, तो सबसे पहले क्या होगा, यह निगमन विधि कहलाता है। यह जो है ना, यह निगमन विधि कहलाता है, यह बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका ऐसा रहता, छात्रों को पहले क्या है, पहले उदाहरण बताकर फिर बाद में उसे नियम बताकर, अगर पहले रहता उदाहरण, देखिए क्या आता है सीटेट में, जैसे ये प्रश्न आए हुए हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं, अगली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन कभी भी होगा तो क्या करते हैं ये लोग पेपर में, यानी उस चीज को जैसे यहाँ सामान्य नियम दिया हुआ है तो वहां दे देंगे आपको क्या, उदाहरण देकर, बाद में नियम देकर। तो उसी तरह चेंज कर लेते हैं। तो अगर पहले नियम रहे तो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। अगर पहले उदाहरण रहे बाद में अगर हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आगमन विधि होगा। तो इसका उत्तर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि से आपको 2 से 3 नंबर, आपको कम से कम 2 नंबर तो परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है, ठीक ना। तो उसको अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। यानी भाषा जो हम सीखते हैं तो उसका इफेक्टिव उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो कह रहा है सबसे प्रभावी उपाय क्या है, ठीक ना। इफेक्टिव हमारा ये उपाय क्या पूछा जा रहा है। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से इफेक्टिव होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। तो सबसे बेस्ट जो हमारा ये हो जाएगा क्या, वार्तालाप करना, जिससे आपको पता भी होगा। कहते हैं क्या कहते हैं, चलो चारों मिलके क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अच्छा ये ग्रुप डिस्कशन आपको 1 हो गया, 2 3 4 5, अच्छा ABCD, एक राम है, मोहन है, सीता है, सोहन है, उसके बाद क्या है आपको मनीषा है। तो क्या होगा, इस तरह से 4-5 मिलके क्या किए, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो अच्छा ये कभी मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछे, कभी ये पूछे तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक और मतलब बार बार अगर इस चीज़ को देखते हैं तो वह नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब है एक वार्तालाप करके अगर किसी चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, तो हमारा यह सीखने का सबसे प्रभावी उपाय होता है। इसीलिए ना कहते हैं GD ज्वाइन करो, मतलब ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। दोस्त जब क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों से पूछते होंगे, अच्छा ये सवाल तुम कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। तो ये 4-5 जो है तो उसी को क्या कहते हैं, वार्तालाप करना, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक ना। देखिए प्रत्येक साल देखा गया है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कहता है यहाँ जो है ना छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों का हमारा सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन होता है, या वर्ष में 2 बार मूल्यांकन होता है, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जिसे आप जानते होंगे CCE, या आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो क्या होता है साथियों, सर्वोत्तम मूल्यांकन का मतलब ही होता है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो आप जानते होंगे, CCE पढ़े भी होंगे। और प्रत्येक साल 2 नंबर यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो क्या होता है, यानी बच्चों को मान लीजिए 8 टेस्ट लिए, फिर 2 दिन के बाद टेस्ट लीजिए, फिर लीजिए, यानी क्या एक कंटिन्यूअस रूप में बच्चों से टेस्ट लेते रहिए। और फिर साप्ताहिक लीजिए, ठीक ना, फिर 2 सप्ताह पर लीजिए, फिर क्या होता है 1 महीना पर लीजिए, यानी कंटिन्यूअस आप जारी रखिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अंत में सिर्फ 1 बार ले लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि वर्ष में 2 बार ही लीजिए, ठीक ना। निर्माणात्मक मूल्यांकन भी ऐसा नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE आप जानते होंगे। तो क्या इसमें कहता है, क्या कहता है कि ये मूल्यांकन की जो पद्धति होती है ये हमारा CCE पर आधारित होना चाहिए, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा C जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है छात्रों के
चरित्र निर्माण में सबसे हमारा महत्वपूर्ण जो है, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बच्चों के जो हमारा ये चरित्र निर्माण होता है, जिसमें कहता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, या स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर कहता है महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो कहता है छात्रों के चरित्र निर्माण की। यहाँ किसकी बात कर रही है? छात्रों के चरित्र निर्माण की बात हो रही है, जिसमें कहता है सबसे अधिक हमारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की भूमिका होती है। तो क्या होगा? जिससे अगर शिक्षक जो है ये बच्चों के चरित्र निर्माण का विकास कर पाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है कक्षा में कुछ छात्र जो है बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसीलिए हो सकता है कि छात्र क्या है? यानी कहने का मतलब है कक्षा में जो है ये कुछ छात्र, सब छात्र नहीं, कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की क्या करते हैं? जिज्ञासा का मतलब होता है उनकी ज़्यादा ललक है, कि ज़्यादा इच्छा है कि हम सीखें। तो यह इसीलिए यह बालक हो सकता है प्रतिभाशाली या धनी परिवार से। देखिए धनी परिवार से ऐसा नहीं है कि धनी परिवार से अगर होगा ना तो वह सीखने की उसकी जिज्ञासा अधिक होगी, ऐसा भी नहीं होगा। बनावटी हो, उदंड भी हो, ठीक ना। तो क्या होगा? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, उनकी इच्छा ही, देखो तेज बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे क्यों किसको कहते हैं? जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक ना। तो क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये जो देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं ना, उसमें कहता भी है कुछ छात्र जो है सबसे अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं इसीलिए वह प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कहता है सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यानी कह रहा है सभी बच्चों की समस्या जो एक ही है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों की समस्या अलग है। गौर कीजिएगा क्वेश्चन को। कहता है सभी बच्चों की समस्या एक ही है, इस शब्द को गौर कीजिएगा। यानी सभी बच्चों की प्रॉब्लम जो है ना एक ही है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, या सामूहिक ढंग से, या पहले छोटे बच्चों का फिर बड़े बच्चों का। तो देखिए एक एक करके किसको करेंगे? जब समस्या अलग अलग हो, ऐसे प्रश्न गौर करेंगे। जब समस्या राम का अलग है, श्याम का अलग है और मनीषा का अलग है, तो क्या होगा? तब उसको एक एक करके करेंगे, ठीक ना। यानी उसका अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है, तब एक एक करके करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समस्या एक ही है। जब समस्या एक ही है तो क्या करना पड़ेगा साथियों? सामूहिक ढंग से करना पड़ेगा। सभी बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है तो समस्या क्या होना चाहिए? समस्या आपका एक ही है तो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? सामूहिक रूप से। यानी बच्चों की सबकी प्रॉब्लम है तो क्लास में आप बता दीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट दिख रहा होगा, और यह करेक्ट है भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन को हमारा विकसित करने का तरीका क्या है? तो हमारा कह रहा है ओरल एक्सप्रेशन, ठीक ना, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ठीक ना। तो विकसित करने का तरीका पूछा जा रहा है, क्या है? परिचर्चाओं का आयोजन होना चाहिए, जो मैंने बताया परिचर्चा के बारे में। साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी जरूरी है। अंत्याक्षरी का आयोजन, ये भी आपको खेले होंगे अंत्याक्षरी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परिचर्चाओं का आयोजन भी होना चाहिए, क्योंकि मौखिक की बात हो रही है। इसके बाद भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी होना चाहिए। अंताक्षरी में क्या होता है? मौखिक रूप से होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है अंतराक्षरी मुंह बंद करके होता है, लिखित होता है, ठीक ना। क्या होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ओरल एक्सप्रेशन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अच्छा यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपकी क्या अभिप्राय है? कहने का मतलब विद्यालय में जो पर्यावरण शिक्षा होती है तो उससे आपकी क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का क्या हो? ज्ञान हो, ये की बात हो रही है, ज्ञान हो जाए, या पर्यावरण क्या हो को दूषित कर होने से बचाया जा सकता हो, ठीक ना, या छात्रों का मनोरंजन हो,
या छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना हो। तो कहने का मतलब है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से क्या अभिप्राय है। तो आपसे पूछा जा रहा अभिप्राय का मतलब होता है क्या तात्पर्य है। तो ये होगा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ये बात सही है, क्योंकि आप देखे भी होंगे गवर्नमेंट के रूल होते हैं कि हर एक जगह आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाया जाए। तो इस प्रकार इनका यही तात्पर्य होता है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, साथ ही उसे दूषित होने से बचाया जाए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन जो है जो आपके परीक्षाओं में सीटेट में देखा गया है कि बार बार प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न है जो आपको दोहरा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को क्यों ना ऐसे तरीके से सॉल्व किया जाए जिससे वह प्रश्न आता है तो अब गलती नहीं होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर है कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है ये देरी से आता है तो आप उसे क्या करेंगे। इसी प्रकार यह जो प्रश्न है यह 2 बार जो है यह पूछा गया है, ठीक ना, सीटेट में। तो कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र जो है यह देर से आता है। देर से मतलब जो होता है कि अगर 9 बजे टाइम है तो वह कितने बजे आता है, 10 बजे आता है। तो आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, या उसे आप दंड देंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर बच्चा जो है ये लेट क्यों आता है। हो सकता है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकता है क्या उसे जो आने का जो साधन है उससे क्या है साइकिल से हो जाना हो, या बस से कहीं आ रहे हो तो क्या हो उसे बस नहीं मिला हो। तो सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे कैसे निदान करेंगे, क्या फिर उसका उपचार करेंगे। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, उसके कारण को जानकर फिर क्या उसे उपचार करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक टीचर होने के नाते सबसे पहले किसी भी चीज़ को कारण जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी। अवांछित क्या होता है, जो गलती करते हैं। वांछित होता है जो जरूरी, अवांछित जो होता है ना मतलब गलत तरीके से व्यवहार को परिवर्तन करने में मतलब अच्छे तरीके लाने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति, ठीक ना, इफेक्टिव जो हमारा क्या आप कर सकते हैं। विद्यार्थी को दंड देना, या अभिभावकों के ध्यान से में इसे लाना, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, ठीक ना, ये शब्द को गौर कीजिएगा। उसके बाद इसका उपचार का प्रबंधन करना। अगर प्रश्न में ये चीज़ जो आपको मिल जाए तो आप टिक लगा सकते हैं। तो 99% आपकी उम्मीद हो जाएगी कि यह परसेंट क्वेश्चन जो आपका राइट होगा यानी सही होगा, ठीक ना। अगर आप कोई बच्चा गलती करता है तो आप एक टीचर हैं तो सबसे पहले ये क्यों करता है उसके कारण को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, कारण को ढूंढेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके उपचार करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और बच्चे को दंड देना ये नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन कहता है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इस शब्द को गौर कीजिएगा, सीटेट में जो है इस शब्द का ही खेल हो जाता है। अगर आप शब्द को गौर किए तो आपका प्रश्न जो है यह सटीक बैठ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखते होंगे बाल विकास में 30 आउट ऑफ क्या होता है 30 भी लाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, यह आसान बात है। कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसका मतलब है आपके 4 ऑप्शन ए बी सी डी जो हैं ये 4 भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण। तो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण होता है यह ऑप्शन नंबर डी जो है यह सबसे बेस्ट हो जाएगा, आज्ञाकारिता। अगर बच्चे में आज्ञाकारी होता है तो उसमें ईमानदारी, सहभागिता और उत्तरदायित्व की अनुभूति खुद आ जाएगा। अगर आप देखते हैं एक बच्चा आज्ञाकारी है, आप टीचर हैं जो कहेंगे वो बच्चे मानते हैं, ठीक ना, तो उसमें सब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, टाइम पे होमवर्क पूरा करना, टाइम से किसी को झगड़ा मत करना, ठीक ना, मतलब सब उसका आज्ञाकारी बालक कहते हैं। आज्ञाकारी में जो है ना ये सब तरह के ये महत्वपूर्ण विशेषता में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही परीक्षा में भी बनाना है। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, कहता है
अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में सबसे अच्छी जानकारी जो है, एक शिक्षक में अच्छी जानकारी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, या बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी। तो क्या है, बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। उसके बाद बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, ठीक ना, ये भी होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को अगर समझेंगे कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है, ठीक, अगर बच्चे को ये अच्छा लगता है, इस माध्यम से पढ़ना अच्छा लगता है, तो टीचर जो है उसी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, विषय वस्तु के प्रति जो है ये प्रति विद्यार्थियों के मत की, यानी क्या है, बच्चों के जो हमारा जो विषय वस्तु होता है उसके विद्यार्थियों को क्या कर सकते हैं, उसमें जिज्ञासा लग सकते हैं। उसके बाद है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका जो है क्या है, करेक्ट हो जाएगा, यानी चारों जो ऑप्शन है वो सभी सही है। तो उपरोक्त क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास शुरू होता है, इस चीज को समझने से पहले आप इस चीज को देख सकते हैं कि विकास होता क्या है। एक शब्द में जान लीजिए विकास क्या होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना। वृद्धि को देखा जा सकता है या देखा जाता है, बट विकास को सिर्फ फीलिंग्स, एक अनुभव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा का IQ, एक बच्चा कितना तेज है तो उसे IQ फार्मूला से ही जांचा जा सकता है। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है जो उसके बॉडी में लगा देंगे और आ जाएगा ओ 98% इसका IQ है, ऐसा नहीं होता है, एक फीलिंग है। जैसे मान लीजिए बच्चा कितना आज्ञाकारी है, यानी बच्चे में जो है सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है, क्या कि सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है। कहते हैं ओ इसका बुद्धि क्या है, थोड़ा डेवलप हो रहा है, अच्छा लगता है बच्चा समझदार हो गया है, इसका मतलब क्या, अच्छा उसके बुद्धि में थोड़ा तेज है, मतलब आपको क्या रहा है, एक अनुभव से लग रहा है कि हाँ उसके बुद्धि में थोड़ा चेंजिंग आया है, यानी पॉजिटिव वे में। तो क्या होगा, तो विकास उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसा कि आपने समझा, ठीक। तो यह विकास जो होता है यह हमारे बॉडी में या कहीं भी शुरू कब होता है, तो हमारा यह जो होता है ना, ये आपका विकास जो है आपका शुरू जो होता है ये प्रसवपूर्ण का मतलब होता है प्रसव, ठीक ना, माँ के गर्भ में ही से ही क्या होता है, उसमें विकास क्या होता है, शुरू हो जाता है। यानी स्टार्टिंग पीरियड जहाँ तक बात करता हूँ तो आपका प्रसवपूर्ण जो है ये आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार विवादित रहा है, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत कर देते हैं, तो आज के बाद यह गलती नहीं होना चाहिए, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक ना। कहता है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बता देता हूँ साथियों, इस चीज को 2 मिनट 1 मिनट गौर से सुनिएगा। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक, एक ए लड़का है और बी जो है आपका क्या है, लड़की है। ए क्या है, बॉय है, और जी क्या है, गर्ल है। दोनों में क्या होता है, प्यार होता है, ठीक, दोनों में क्या होता है, प्यार होता है। जब शादी की बात होती है, जब शादी करने की बात होती है, तो लड़के के माँ कहती है बेटा या तो उस लड़की के साथ रहो या मेरे साथ रहो। क्या कहती है माँ, या तो तुम उस लड़की के साथ रहो या मेरे के साथ रहो। तो लड़का क्या करता है, दुविधा में फंस जाता है कि आखिर मैं माँ को चूज करूँ या गर्लफ्रेंड को चूज करूँ। तो यह आपकी क्या कहलाती है, जब इस अवस्था को नैतिक दुविधा कहा जाता है कि माँ को चूज करूँ, ठीक ना, या आपकी गर्लफ्रेंड को चूज करूँ, ठीक। जब यह निर्णय ले लिया क्या कि नहीं मैं माँ के साथ रहूँगा या रहूँगी, तो आपका यह निर्णय जो है यह नैतिक तर्कना कहलाता है, यानी मोरल रीजनिंग कहलाता है। जब वह सोचने पर पड़ा हुआ था क्या कि मैं माँ के साथ जाऊँ या हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो माँ ने बोला था बेटा या तो तुम माँ के साथ रहो या उस लड़की के साथ, तो एक निर्णय तुम्हें लेना है।
तो लास्ट में क्या किया, उन्होंने माँ के पास जाने का समझा, यानी माँ को चूज किया। इस प्रकार साथियों जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन लिया, यह नैतिक तर्कना कहलाता है। ठीक ना, जो दुविधा में फंसा यह हमारा नैतिक दुविधा कहलाता है, और जो फाइनल डिसीजन लिया ना यह हमारी क्या कहलाता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ये विवादित रहते हैं, और आप आज के बाद यह प्रश्न जो है आपका गलती नहीं होगा। ठीक ना, अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिससे आपका प्रश्न जो है यह कभी गलती नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, यानी कह रहा है कि उसमें कौन सा जेनेटिक संबंधी कारक है। तो यह जो होता है आंख का रंग जो होता है साथियों, यह आपकी जेनेटिक को दर्शाता है। यानी आंखों का रंग अगर देख सकते हैं, कभी ऐसा होता है कि मम्मी या पापा के हैं तो क्या होता है उसका गुण अपने क्या होता है बच्चे में भी आ जाता है। ठीक ना, यानी सन या डॉटर में भी आपका आ जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आंखों का रंग हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के ये प्रश्न रहे। उसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए गौर कीजिएगा, कहता है संजना नाम की एक लड़की है जो बहुत जल्दी सीख लेती है, यानी कोई चीज़ को पढ़ती है ना तो जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना दूसरी लड़की है जो सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह कहता है यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो साथियों आपको बता दूं, एक लड़की है जो एक बार पढ़ा और उसे याद हो गया, दूसरी वो लड़की है जो क्या करती है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ती है तो उसे याद होता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यह साथियों हमारा यह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। और यह व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति का क्या है सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, तो हमारा यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए पर हम जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे तो देखते हैं आप सही कर देंगे। कहता है वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है, पर्यावरण है या स्वास्थ्य है, आहार है या इनमें से सभी है। तो वृद्धि हमारा जो ग्रोथ होता है तो एक वातावरण भी उसे प्रभावित करता है, एक स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना, जैसे एक बच्चे का वृद्धि होना, ठीक ना, एक बच्चे का वृद्धि होना हमारा वातावरण भी प्रभावित करता है, उसका हेल्थ भी करता है, उसका जो आहार फूड भोजन है ये भी करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना है चुटकियों में। बाल विकास आप 30 दिन समय दीजिए, अगर बाल विकास में आपकी इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी जिससे आप 30 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है। कहता है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का, अस्वस्थ शब्द को गौर कीजिएगा, कहता है आप अस्वस्थ, क्या कहता है अस्वस्थ होने का कारण क्या है। तो ये जो है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, एक बालक का जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, ये हमारे ऑप्शन नंबर जो है ये डी, यानी चारों इंपॉर्टेंट होता है। परिवार का वातावरण सही बात है, साथ साथ कक्षा का वातावरण ये भी बहुत जरूरी है, और पास पड़ोस का क्या है वातावरण ये भी जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर आप किस पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक लगा लेंगे, हमको पता है। ठीक ना, कहता है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, शब्द को गौर कीजिएगा मूर्त। ठीक ना, कहता है मूर्त संक्रियात्मक हमारा किस अवधि में घटित होता है। देखिए जीन पियाजे की 4 अवस्था उन्होंने दिया था। ठीक, तो ऐसे ही ये 4 अवस्था ऐसे ही सिस्मेटिक से ऑप्शन में भी दिया गया है, पहला जन्म से, ठीक ना, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा जो है 11 से ऊपर है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो है 11 से 15 भी कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 11 से ऊपर सभी आते हैं। तो कहते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त क्या होता है हमारा, ये जो है यह तीसरा स्टेज है जो कि क्या कहलाता है 7 से 11 में, क्या कहलाता है 7 से 11 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक ना, तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएंगे। ठीक ना,
अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना, कहता है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कब शिक्षक को एक गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? कभी कभी, या कभी नहीं, या नियमित, या जब छात्र कहे। तो एक शिक्षक को हमेशा, हमेशा का मतलब होता है नियमित, यानी रेगुलर वे में, आज किए फिर एक दिन के बाद, यानी कल परसों, जैसे टीचर को लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए तो नियमित मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और गृह कार्य देना भी चाहिए, और साथ साथ बच्चों को क्या करना चाहिए? ये गृह कार्य की जांच भी करनी चाहिए। तो किस पर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन जो है कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बच्चों को केंद्र मानकर एज ए टीचर जो पढ़ाते हैं, यानी बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ाते हैं, उसके अनुरूप पढ़ाते हैं, ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में कहता है, क्या कहता है आप गौर कीजिए, कि शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, या बच्चों को एक कोने में बैठना, या प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। ऐसा तो बात नहीं है, खेल तो बच्चों के लिए जरूरी है ना। बच्चे को कोने में बैठाइएगा, प्रतिबंधित परिवेश को में दीजिएगा अधिगम नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, लगा दीजिए टिक। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक, ठीक ना, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए? हस्तपरक गतिविधियां देना चाहिए, जिसमें ये क्या है? बाल केंद्र शिक्षा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि लड़का लड़कियों की तुलना में अच्छी है या सुंदर होती है, तो ऐसा नहीं है, लड़के भी सुंदर होते हैं ना। तो कहता है स्वाभाविक रूप से लड़के जो है ये गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। किससे अच्छे होते हैं? लड़कियों से। ऐसा नहीं है, लड़की भी तो गणित में अच्छी होती है, ऐसा तो थोड़ी ना है कि मतलब जो लड़के अच्छे होते हैं, ठीक ना। तो हमारा यह किसको दर्शाता है? तो हमारा यह जो है लिंग पक्षपात को, ठीक ना, हमारा दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी जो है हमारा यह लिंग पक्षपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं कि सीटेट में जो शब्द का खेल है वह प्रश्न कहाँ से आखिर पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यहाँ एक शब्द दिया है अति, यानी महत्वपूर्ण तो सब हैं, ठीक ना, लेकिन अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है इनमें से चार में से सबसे बेस्ट उत्तर आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आजीविका कमाना, ठीक ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक का हमारा विकास करना, बौद्धिक का विकास करना। देखिए सब इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का अति, आजीविका, उनका भी सही बात है। अगर पढ़ाते हैं तो उनसे क्या रहती है कि हमारे क्या होंगे, क्योंकि उनके भी घर में फैमिली है, क्योंकि उनसे भी कुछ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक का सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बच्चे पर केंद्रित होता है, कि बच्चे का किस प्रकार सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसके बौद्धिक विकास भी हो, ठीक ना, उसके शारीरिक विकास भी हो, ठीक ना, संवेगात्मक विकास भी हो, यानी बच्चों का किस प्रकार ऑल ओवर जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो हो। तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि बच्चे का हमारा क्या हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो ये हो गया। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन 3 बार सीटेट में आ चुका है। अच्छे से समझिएगा, एक डैश यहाँ रहेगा और एक डैश यहाँ रहेगा, ठीक ना, 1 और 2, ठीक ना, और भरना है रहेगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में रहता है। तो क्या करना है, कहता है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगर क्वेश्चन समझ में न आए तो ठीक करना है, सेट करके देखना है कि क्या वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, या चुनौती 1 पर लेकर देखेंगे। ये मतलब हुआ फर्स्ट और ये हुआ मतलब 2, जैसे एक ये हुआ और 2 हुआ, ऐसे बनाना है। स्थिरता को यहाँ रख के देखना और परिवर्तन को यहाँ रख देना है। तो सबसे जो हमारा ये कह रहा है कि विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट जो होगा वंशानुक्रम, और दूसरा क्या होगा हमारा पर्यावरण, जो हमारा है अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है, और विविध मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। और यह पहला हमारा जो होता है यह हमारा वंशानुक्रम होता है, दूसरा हमारा पर्यावरण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है यह
करेक्ट है। तो ऐसे आप परीक्षाओं में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 लिख लीजिएगा, उसको 2 लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो उसके क्या कर सकते हैं, उसके बाद सेट करके देखिएगा तो सबसे बेस्ट उत्तर आपका ए ऑप्शन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इस शब्द को गौर कीजिएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। यह कब लाया गया? देखिए RTE आप सुने होंगे, RTE 2000 क्या होता है 9, ये हमारा नाम है RTE 2009, बट यह जो लागू हुआ था यह 1 अप्रैल कब हुआ था, 1 अप्रैल, 1 साल आगे करके 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके तहत हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त का मतलब होता है कोई पैसा नहीं लगेगा, और अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है। अगर आप उसे कहीं कारखानों में काम करवाते हैं तो उनके जो काम करवाते हैं उनके खिलाफ और उनके फैमिली के खिलाफ, अगर मान लीजिए 10 साल का 12 साल का एक लड़का है और उसको एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करवाता है तो जिसका माता पिता, उनके माता पिता को भी दंडित दिया जाएगा, साथ साथ जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उन्हें भी दंडित दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप बच्चे से 6 से, अनिवार्य का मतलब ये होता है ये जरूरी है। तो उसी के तहत एक सर्व शिक्षा अभियान आया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिससे बराबर पूछा जा रहा है परीक्षाओं में SSA क्या होता है, SSA मतलब सर्व शिक्षा क्या होता है अभियान, सर्व शिक्षा SSA का क्या है, इसका फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, SSA उसे कहता है। कभी तो ऐसा देखा गया है, पूछा जा सकता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा यह हिंदी में भी दे देगा सर्व शिक्षा अभियान। तो यह कह रहा है कि यह किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, तो हमारा यह 2001 से हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था यह लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान पहले लाया गया, इसी के तर्ज पर हमारा 2009 में RTE जो है 2009 लाया गया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है उसमें, तो ये कब हुआ, यह 2001 में इसे लाया गया, शुरू किया गया, ठीक। तो ऐसे उसे 3 से 4 तरह के सवाल आपको देखने को मिला उसमें। तो ऐसे ही प्रश्नों को क्या करना है, तोड़ तोड़ के बनाना है, जिससे परीक्षाओं में गलती ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण विधि सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी कहता है एक शिक्षक जो है निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, ठीक। कहता है बच्चों को प्रभावित करने के लिए, या टीचर जो है ये बच्चों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर हमारा जो है शिक्षण रखने के लिए। तो कहता है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री, कोई भी अगर मान लीजिए टीचर जो है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बच्चे टीचर जो है ये चित्र विधि से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं। देखिए इसमें सबसे बेस्ट जो होगा ये शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, कि प्रोजेक्ट से पढ़ा रहे हो, ओ देखिए चित्र के द्वारा पढ़ा रहे हैं, आपको भी क्या लगेगा, रोचक लगेगा। अच्छा चित्र सर डायग्राम से पढ़ाते हैं, सर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हमारा यह क्या होगा, यह हमारा यह रोचक लगने का मतलब है आपका क्लास जो है ये अट्रैक्टिव लगेगा। बच्चे जो शोरगुल कोई भी काम करते हैं तो वो नहीं करके क्या करेगा, एकदम फोकस करेगा किस पे, पढ़ाई पे, क्योंकि शिक्षण को हमारा क्या करना है, रोचक बनाना है। तो एक टीचर का सबसे ये जो बेहतरीन काम होता है, और ये किसी भी शिक्षण शैली का हमारा जो प्रयोग करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कैसे बच्चा समझे और क्लास को रोचक के रूप में लो। ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चा बोरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं, नहीं। देखिए अब तो आपको पता होगा डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड से क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे चित्र देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, तो उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो उस पर भी ध्यान एकाग्रचित करके रखते हैं। एकाग्रचित करने का मतलब होता है, आप कह सकते हैं किसी भी हो सकता है, लेकिन एकाग्रचित क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको रोचक बनाने के लिए, क्यों, उसको उसमें उसके अंदर बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है उसको लाने के लिए, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न आपको भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है, ठीक। देखिए अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। परीक्षा हॉल में तो क्वेश्चन देखिए और आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, ये ऐसे रखना चाहिए, लेकिन अभी आप लर्निंग पीरियड में है, सीखने की ललक होनी चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हैं आप चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये उत्तर हुआ तो ये 3 क्यों नहीं हुआ, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सही मायने में आपकी बाल विकास की पकड़ जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक ना।
तो कहता है कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी यानी इफेक्टिव तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? तो अवलोकन करके या सुनकर या पढ़कर या खुद करके। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई काम किया, ठीक, अगर मान लीजिए वो खुद से करते हैं तो क्या होता है, वो आपको ज़्यादा देर तक रहता है। उसके बाद अगर आप खुद करते हैं तो दूसरे को भी बताते हैं कि मैंने ये खुद किया। और अच्छा एक बात और है कि अगर आप खुद करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई भी काम खुद करते हैं तो वो आप क्या करते हैं, जल्दी नहीं भूलते हैं। तो क्या कहता है, उसका मतलब होता है कैसे सीखता है। जैसे उन पर एक है खुद करके, तो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, हम करके सीखते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ऐसे है कि कोई भी काम जो है ये खुद करके जो सीखते हैं यह सबसे ज़्यादा यह इफेक्टिव होता है, ठीक ना। तो खुद से जो करके, इसीलिए बच्चों को खुद से करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद यह कथन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। देखिए यहाँ थॉट से 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भी 10 ऐसे थॉट है जहाँ से भी प्रश्न उठते हैं, ठीक ना। वही दूरा फिरा के ऐसे कभी शिफ्ट में कभी उस शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सही बात है, वातावरण क्या करती है, अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, और अच्छा माहौल मिलेगा तो कम पढ़े में भी क्या कर सकते हैं, पास कर जाइएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, निश्चित रूप से होता है। तो कहता है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इफेक्टिव करती है। सही बात है, यह किसने कहा है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। तो यह रॉस महोदय जी का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यह किसका है, रॉस महोदय जी का। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देख भी लेते हैं ना इस वीडियो को, तो मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपका देखते ही अगर आता है तो गलती नहीं होना चाहिए। अगला है, बालक का विकास का है परिणाम है किस पे, वंशानुक्रम का या वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए ये शब्द देखते ही आप टिक लगा देंगे। देखिए क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का, यानी एक बच्चा अगर उसके विकास हो रहा है किसी का, उसका तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उसकी परिणाम हो सकती है। तो यह वंशानुक्रम भी है, साथ साथ क्या है, परिणाम वातावरण, और उस दोनों की क्या है, अंतःक्रिया, यानी दोनों है ही, साथ साथ उस दोनों का अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच में तालमेल, यानी दोनों की जरूरी। तो वंशानुक्रम का भी होता है और वातावरण का भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हुआ, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगला है कि विकास जो है ये कभी न समाप्त होने वाली, देखिए इस चीज़ को देखिएगा, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह जो है यह हमारा क्या है, यह विचार किससे संबंधित है, कौन ऐसा विकास का सिद्धांत है, ठीक ना। तो उसे आप अच्छे गौर से समझिएगा। तो उसमें क्या होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं नाम से ही है निरंतरता, निरंतर यानी क्या, हमेशा चलते रहता है। तो कभी हमारा यह निरंतर नहीं कहते हैं, वो लगातार, तो विकास समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, न समाप्त होने वाली। तो हमारा यह क्या है, यह हमारा क्या है, यह हमारी निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। देखिए परीक्षा में एकीकरण सिद्धांत भी पूछा जाता है। एकीकरण सिद्धांत क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक, गौर से सुनिएगा उसे। अगर मान लीजिए गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक, अगर 4 चक्का आप गाड़ी सीख रहे हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी सीख रहे हैं, अगर नए में सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गाड़ी को आप यहाँ भी पकड़ेंगे, यहाँ भी पकड़ेंगे, और हमारा ये पैर हमारा क्या करता है, क्लच सब कुछ पर क्या है, ब्रेक सब पर आपका पैर रहेगा, सबकी निगाहें रहेगी, अच्छा कहीं ऐसा तो ना हो जाए। लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक हाथ से पकड़े रहते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं, और एक हाथ से कभी अगर गर्लफ्रेंड मिल गया तो एक हाथ छोड़ भी देते हैं ना, फिर भी हाथ मिला लेते हैं। तो वही कहलाता है एकीकरण सिद्धांत। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आपने नहीं सीखा है तब तक पूरे हाथ, दोनों हाथ को क्या करिएगा, हाथ पैर सबको पकड़ के रखते हैं गाड़ी को, कहीं मेरी गिर ना जाए। जब आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, अगर उसी के बीच में अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए, अगर हाथ मिलाना हो, तो जब ट्रेंड हो गए तो हाथ, एक हाथ से भी पकड़े हैं दूसरे हाथ से मिला लेते हैं हाथ, ठीक ना। तो ये हमारे क्या कहलाता है, यह हमें एकीकरण सिद्धांत कहलाता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा यह है, यह क्या है, जैसा कि है अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक। मैं एक एक करके बताता हूँ। एकीकरण सिद्धांत समझ गए आप। अंतः संबंध में जो है यह 4 उसमें डोमेन का यूज किया गया है, ठीक ना। पहला शारीरिक,
पहला क्या होगा मैं बता देता हूँ, शारीरिक, ठीक ना, आप समझने की कोशिश करेंगे, शारीरिक। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक, ठीक, क्या आता है, संज्ञानात्मक, ठीक। संज्ञानात्मक के साथ साथ इसका आता है एक संवेगात्मक और सामाजिक। उसमें क्या होता है, सभी का क्या होता है, अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी लड़के को अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ दिया, ऐसा ना हो कि छोड़ दे, ठीक ना, तो जैसे यहाँ 4 जैसे मैंने बताया, तो संवेगात्मक तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, संवेगात्मक, साथ साथ आपका एक हो जाएगा सामाजिक, ठीक, तो सामाजिक हो जाएगा, तो 4 हुआ। अगर मान लीजिए किसी दोस्त को, किसी लड़के को कि कोई गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ देती है, तो क्या होता है, उसकी संवेगात्मक स्थिति क्या होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब रहता है। तो उसको सोच लीजिए, अगर उसके अंदर ये आ गया, तो अगर ये आ जाता है तो ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक, यानी सोचने समझने, अरे यार छोड़ना। सामाजिक भी आ जाएगा, यार क्या मोह माया है, मेरी तो छोड़ के चली गई, यानी सब क्या क्या है, यह सबका अंतर संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार अंतःक्रिया का सिद्धांत भी होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार 4 जो है ये इस तरह से 4 जो है ABCD तो हमारा ऐसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा यह ऑप्शन नंबर D यानी निरंतरता का सिद्धांत है। 102 का ऑप्शन नंबर D होगा। तो एकीकरण भी आपने समझा, अंतर संबंधित भी समझा और अंतःक्रिया भी समझा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें विकास के जो सिद्धांत है ना, तो अच्छे से डायग्राम देकर अच्छे से समझा देंगे, ठीक ना। उसके बाद है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये शब्द को देखिएगा, सर्वोत्तम है, यानी इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम क्या है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऐसा हो सकता है अगर आप टीचर हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हर एक बच्चा सीख सकता है। जैसे यहाँ कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक ना। कहता है कौन सा सर्वोत्तम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बच्चा क्यों सीखेगा, सब बच्चा सीख सकता है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, तो क्या कुछ बच्चे नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा क्यों है, सब बच्चे सीख सकते हैं। तो बात आ रही है कि प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर A पर जा रहा है, ठीक। उसके बाद अगला नंबर, जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कहता है वृद्धि का संबंध किससे है। देखिए वृद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, ठीक ना, तो हमारा ये आकार भी और इसका क्या है, वेट भी, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है और दोनों का इससे ग्रोथ से हमारा यह संबंध होता है, ठीक।